अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? काइंडली आप बाकी लोगों को बुला दें। जी सर, मैं कॉल करती हूँ। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा देखा था, ठीक है ना, फॉर्मल लैंग्वेजेस को और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस को हम पढ़ रहे थे। थोड़ा सा उसके बारे में हमने सर नोट का ऐड करें, वो ऐड नहीं हुई अभी तक। वो कह रही है मुझे ऐड करवाएं ग्रुप में, कॉल में। बच्चे सबा उसका ना आई थिंक सर नो नूर। उसका कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने उसको 2 टाइम्स ट्राई किया, एडमिट किया, लेकिन वो एडमिट हो नहीं रही। उसकी तरफ से एडमिट का बटन ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, उसका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ओके सर, मैं बोलती हूँ। चलिए जी, थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए।
उनको स्लाइड से पढ़ा देता हूँ। 2 हमारे पास तरीके हैं, एक तो स्लाइड से पढ़ाने का और एक आपको वैसे। लेकिन वैसे मुझे बार-बार पेज को म्यूट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ना आपको स्लाइड से अच्छा, मैं बात कर रहा था, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे रेगुलर फॉर्मल लैंग्वेजेज़ और इनफॉर्मल लैंग्वेजेज़ के बारे में, ठीक है? तो आई होप कि फॉर्मल लैंग्वेजेज़ और इनफॉर्मल लैंग्वेजेज़ के बारे में सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना फॉर्मल लैंग्वेजेज़ की, उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेज़ आती हैं 2 तरह की। फिर लैंग्वेजेज़ की 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है रेगुलर लैंग्वेजेज़ और एक आ जाती है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेज़। ठीक है जी? तो उनको देख लेते हैं। सॉरी, वो स्लाइड्स अभी आई थिंक मेरे पास नहीं पड़ी है। मेरे पोर्टल के ऊपर पड़ी हुई थी, अपलोड नहीं की हुई। तो चलिए वो स्लाइड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूँगा। अभी के लिए मैं वैसे पढ़ाता हूँ। क्योंकि स्लाइड्स फिर मुझे दोबारा से बनानी पड़ेगी। मैं आपको पेन पेन अच्छा जी। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? तो आगे चलते हैं। जी, हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेजेज़ होती हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है जी, कि एक हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेज़ फॉर्मल लैंग्वेजेज़ होती हैं और एक इनफॉर्मल लैंग्वेजेज़ होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेज़ और इनफॉर्मल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा ये बताया था कि फॉर्मल लैंग्वेजेज़ हमेशा वो वाली लैंग्वेजेज़ होती हैं जिनके अंदर हम मोस्टली पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ टॉक करते हैं। ठीक है? मोस्टली आपकी जो आप फ्रेंड्स की टॉक होती है वो सारी इनफॉर्मल लैंग्वेजेज़ होती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी आप उसको जो है ना वो उसके उल्टे नाम से बुला रहे होते हैं, कभी आप उसको निकनेम से बुला रहे होते हैं। ठीक है? कभी आप उसको ओए करके बुला रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है, सारी इनफॉर्मल लैंग्वेज है। मतलब हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से एक लैंग्वेज बनाते हैं और उसके अंदर उससे बात कर रहे होते हैं। जिस तरह की अगर हम पंजाबी की बात करें, तो पंजाबी में बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमने खुद बनाए होते हैं किसी से टॉक करने के लिए। ठीक है ना? जो कि बेसिकली यू कैन से दैट हमारे कोड वर्ड्स होते हैं। इनको कहा जाता है, ये क्या सारी इनफॉर्मल लैंग्वेज है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने आपसे बात करनी है बगैर किसी टॉपिक पे, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी पर्पस के, विदाउट एनी रीजन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये क्या है, सारी इनफॉर्मल लैंग्वेज है। ठीक है? तो वो लैंग्वेज जो किसी से भी हम करते हैं टॉक करने के लिए या किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो लैंग्वेज इनफॉर्मल होगी अगर उसका कोई ना कोई पर्पस नहीं होगा, या फिर जो है ना वो अगर वो एक एक्यूरेट वे के साथ या एक्यूरेट कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं की जाएगी। कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर 2 लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके दरमियान जो टॉक होगी वो बेसिकली फॉर्मल लैंग्वेज होती है। जिस तरह मैं कहता हूँ, मैंने अगर कंप्यूटर के साथ बात करनी है, मैंने अगर कंप्यूटर के साथ बात करनी है, तो मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर बात करनी पड़ेगी। तो जब मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर बात करूँगा, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली मैं उसके साथ फॉर्मल टॉक कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे वे के थ्रू बात करूँगा जो कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, तो बेसिकली मैं इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छा, अब आते हैं उस तरफ। अच्छा, मेरी आवाज़ मैंने ट्राई करता हूँ बेहतर हो जाए। अब आती है जी फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद हम अगेन हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेजेज़ आती हैं जिनके ऊपर आपका पूरा का पूरा कोर्स बेस करना है। जितना भी आपने कोर्स पढ़ना है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपका सिर्फ 2 लैंग्वेजेज़ के ऊपर बेस कर रहा है, जिनको अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ। एक होती है फॉर्मल लैंग्वेजेज़ और एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेजेज़।
मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ। ये तो हमें पढ़ लिए, सॉरी, रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज, फॉर्मल और इनफॉर्मल तो हमने पढ़ लिया। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बाद हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, और ये फॉर्मल लैंग्वेज की मजीद टाइप्स इनको कहा जाता है, ठीक है ना, कि ये फॉर्मल लैंग्वेजेस की मजीद सब टाइप्स हैं। तो ये दो तरह की हैं, एक रेगुलर लैंग्वेजेस, इनको आर ई कहा जाता है, सॉरी रेगुलर आर एन, रेगुलर लैंग्वेजेस, और एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज, नॉन आर एन। अच्छा जी, रेगुलर लैंग्वेजेस का बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत ही जो है ना आसान से कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर बताता हूँ रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती है और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी। आप में से मुझे कोई बताएगा कि कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट क्या होता है? आपने अक्सर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूस है, ये स्टेटमेंट डिस्क्रीट है, कोई बताएगा? सर डिस्क्रीट का तो ये होता है कि कभी रुकना कभी चलना, और कॉन्टिन्यूस का होता है कि जो एक फ्लो के साथ चीज चले, बिल्कुल एक फ्लो के साथ, जिस जो तरह हम रुके बात नहीं। करते हो 1 टू 10, अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं 0 के सॉरी 1 के बाद हमेशा 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। इसको कंटीन्यूअस स्टेटमेंट कहा जाता है कि 1 बाय 1, ठीक है, कोई भी कहाँ कहीं पर भी जो है ना वो स्टॉप नहीं होगा। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो 1 के बाद 10 भी आ सकता है, 1 के बाद 7 भी आ सकता है, 1 के बाद 6 भी आ सकता है, ठीक है ना, तो ये डिस्क्रीट स्टेटमेंट होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम रेगुलर लैंग्वेजेस की और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वो कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज हमेशा वो लैंग्वेजेस हैं जो एक कॉन्टिन्यूस रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करती है, जो एक कॉन्टिन्यूस रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करती है। कॉन्टिन्यूस रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? वो कहता है एक ऐसा फार्मूला, रेगुलर एक्सप्रेशन में एक सपोज कर लेता हूँ अभी के लिए, वो एक फार्मूला है। आप सिर्फ ये समझिए कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक फार्मूला है, ठीक है। वो कहता है कि रेगुलर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जो क्या करती हैं, मिलकर एक फार्मूला क्रिएट करती हैं, और वो फार्मूला हम फर्दर प्रोसेस के लिए सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फर्दर प्रोसेस के लिए सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसको कहा जाता है जी, वो क्या है, वो रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है ना। या फिर आप इतना समझ लें कि वो लैंग्वेजेस जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करती हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, और वो लैंग्वेजेस जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं करती वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है ना। वो लैंग्वेजेस जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करती हैं उनको कहा जाता है जी रेगुलर लैंग्वेजेस, और वो लैंग्वेजेस जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट नहीं करती उनको नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कहा जाता है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, जिनकी वजह से हम दो लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं कि वो रेगुलर है या रेगुलर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जी जरा रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन को आर ई कहा जाता है, आर डॉट ई, ठीक है जी। इसको आर ई से डिनोट किया जाता है हमेशा। अच्छा जी, यहाँ से आप लोगों का थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में आप लोगों को ना थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली जिस तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग अक्सर इस तरह के फार्मूले मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करते रही हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल है ए प्लस बी। ये आप इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल करते रहे हो, कुछ याद होगा आप लोगों को। ए प्लस बी का स्क्वायर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल है ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी होल का क्यूब इक्वल है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 2ab प्लस 2bc। इस तरह आप फार्मूले पढ़ते रहे ना, कुछ याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डिफाइंड फार्मूले थे, बिल्ट इन फार्मूले थे,
ठीक है ना। ये शुरू से चलते आ रहे थे, किसी एक बंदे ने इनको डिफाइन कर दिया है और उन्हीं को हम आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं जिस तरह ये मैथमेटिक्स के अंदर आप क्या करते हो, कोई एक चीज़ को बनाने के लिए या किसी एक जो है ना रूल को डिफाइन करने के लिए या किसी एक रूल को साबित करने के लिए या किसी एक रूल को रखने के लिए आप क्या करते हो, कोई ना कोई फार्मूला बना देते हो। ठीक है ना, जिस तरह मैंने कहा कि हमने जब कभी भी स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये एक फार्मूला बन गया हुआ है, एक रूल बन गया हुआ है, हमने इसी को फॉलो करना है। ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने इस रूल को प्रूव भी किया हुआ है। वो कहते हैं बिल्कुल इसी तरह आप क्या करते हो, जब हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। वो कहते हैं अगर आप रेगुलर लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करें तो आपकी वो लैंग्वेजेस जो रेगुलर हैं, अगर आप उनको कोई ना कोई फार्मूला क्रिएट करोगे तो आप उनको रेगुलर एक्सप्रेशन करोगे। आप उनको रेगुलर एक्सप्रेशन कहोगे, मतलब वो रेगुलर लैंग्वेजेस जिनका कोई ना कोई फार्मूला क्रिएट हो सकता है, वो फार्मूला बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। और वो लैंग्वेजेस जिनका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है वो रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी, और जिनका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो कहते हैं जब भी आपने ये काम करना हो कि अगर आपने किसी भी लैंग्वेज को देखना हो कि वो रेगुलर है या रेगुलर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, मतलब उसका एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक फार्मूला क्रिएट करते हैं। अगर वो फार्मूला बन जाए तो इसका मतलब क्या है, वो रेगुलर लैंग्वेज है। अगर वो फार्मूला नहीं बने तो इसका मतलब क्या है, वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। समझ आ गई। अब आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को क्रिएट कैसे किया जाता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, सबको पता चल गया ना? अगर ये पता चल गया तो फिर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे बनाया जाता है वो आगे डिफाइन करती हूँ। ओके, चलिए ये आगे आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ। रेगुलर एक्सप्रेशन बताया कैसे जाता है। अच्छा जी, जब भी हमने किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होता है तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि हमें लैंग्वेज चाहिए। कोई भी अगर हमने काम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमने कोई भी क्वेश्चन लेना है तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होगी और उसको डिनोट किया जाता है हमेशा एल से। ठीक है ना, एल इक्वल है लैंग्वेज। और आपने सेट और सब सेट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को इसी तरह सेट के अंदर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा, ये मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया। समझ आ रही है इस चीज़ की? मैं आपको ना एक प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ से। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ये कभी भी करनी नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपकी जो बेसिकली पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने इसको बेहतर तरीके से तैयार करना है तो फिर आप क्या करना है, प्रीवियस पेपर्स को तैयार करेंगे, उसके अंदर जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे ना हम उनको रेडी करेंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको कहा था कि जब भी हमने किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करा है तो उसके लिए हमारे पास लैंग्वेज होना मस्ट है। ठीक है ना, उसके लिए हमारे पास लैंग्वेज होना मस्ट है। ये लैंग्वेज है, लेट्स सपोज ये कहता है ये एल एक लैंग्वेज है जिसके अंदर 0 है, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, और इसी तरह से वन ये चलती जा रही है। जिस तरह आप लोगों ने सेट और सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये भी सारी सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है। तो इसी तरह ये हमने एक सेट बना लिया। तो बेसिकली जब हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर बात करते हैं इस तरह के, तो हम कहते हैं ये बेसिकली सेट नहीं है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक लैंग्वेज है। ठीक है। अब वो कहते हैं ये आपने सबसे पहले लैंग्वेज ले लेनी है। अब लैंग्वेज के अंदर दो तरह के ऑपरेशन कॉल हो रहे होते हैं, एक स्टैटिक ऑपरेशन और एक प्लस का ऑपरेशन कॉल हो रहा है। अच्छा मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन करके बताता हूँ कि ये आपने ये थोड़ी सी चीज़ समझ लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर सारा सारा आपने जो है ना सिस्टम बेस करना है।
मैंने जरा इस साइड पे करना है। ये चीज आपने जरा गौर से देखनी है। अच्छा, मैं कहता हूँ एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आर डॉट ई, ठीक है ना, इसकी पावर में मैंने लिख दिया प्लस, इसकी पावर में मैंने लिख दिया प्लस, और एक है मेरे पास आर डॉट ई, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, या फिर आप रेगुलर एक्सप्रेशन ना लिखे, आप लैंग्वेज लिखिए। एक लैंग्वेज है उसकी पावर में मैंने प्लस लिख दिया, एक लैंग्वेज है मेरे पास उसकी पावर में मैंने स्टेरिक लिख दिया, एक लैंग्वेज है मेरे पास L1 के नाम से मैं रख देता हूँ और लिख देता हूँ मैं प्लस L2, ठीक है ना। एक मेरे पास है L1 स्टेरिक L2। अच्छा, जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं ना तो आपके सामने ये चार तरह की सिचुएशंस आती हैं, या तो ये हो सकती है फर्स्ट वाली, या सेकंड वाली, या थर्ड वाली, या फोर्थ वाली, ये सिर्फ चार तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, इसके अलावा आपके पास कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। वो कहते हैं जब आपके पास आएगा ना एल की पावर में प्लस, एल की पावर में प्लस आएगा तो इसका मतलब क्या है, अक्सर आपने सेट्स को देखा होगा, सेट जब आप कोई भी बनाते हैं, मैं कहता हूँ ये लेट्स सपोज मैं एक लैंग्वेज बनाता हूँ, ये इसके अंदर हमने अक्सर हमेशा हम सेट लिया करते थे, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट बनाया करते थे, आपको याद होगा शायद, पहले एम्प्टी, उसके बाद मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास ये एक लैंग्वेज है 1,2, इसके सब सेट बनाओ, तो हम किस तरीके से बनाया करते थे सेट, चलो सब सेट लिख देते हैं, हम किस तरीके से अक्सर बनाया करते थे, आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले ये इसके अंदर एम्प्टी सेट, सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 1 एंड 2। ये याद है कुछ इस तरह का, ऐसे ही बनाया करते थे ना। अच्छा, अब देखें कि इसके अंदर एक एम्प्टी सेट आ रहा है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो वो कहता है ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को एम्प्टी काउंट ना कर सको, उसके अंदर आपने प्लस नहीं, उसके अंदर आपने प्लस इस्तेमाल करना है। ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप एम्प्टी को इस्तेमाल ना कर सको, उसके अंदर आपने प्लस इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अगर आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो चलिए सॉरी, इधर से मैं भी आप लोगों को इधर से मैं भी कोई एग्जांपल मिल जाए, ठीक है। ये बताता हूँ सिंपल, ये देखिए, ये एक लैंग्वेज उसने ली है एम्प्टी 11, 2 टाइम्स 11 11, 3 सॉरी 3 टाइम्स 11 11, देन सो ऑन, वो चलता जा रहा है। अब अगर मैं इसको इधर डिफाइन करूं तो ये देखें ये इस तरीके से आएगा। अच्छा, उसने एक लैंग्वेज ले ली, उसका नाम रख दिया L6, और उसके अंदर उसने लिख दिया, सबसे पहले एम्प्टी सेट लिया, फिर उसने लिया 11, फिर उसने लिया 11 11, फिर उसने लिया 11 11, और फिर उसने कॉमा कॉमा डाल दिया, ठीक है। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा फोकस करें, चलिए मैं तो इसको इसी तरीके से कर लेता हूँ। अच्छा ये ठीक है जी, लेट्स सपोज ये मैंने एक लैंग्वेज बनाई है। अच्छा, नजर आ रही है ना सबको, इधर का कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं।
क्या दोबारा बच्चे समझाओ, नूर बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो आपने L6 वाला लिखा हुआ है ना, इसकी समझ नहीं आ रही है, आपने कैसे किया है? ये मैंने ना एक एग्जांपल लिया, मैंने एक लैंग्वेज खुद से बनाई है L6 के नाम की, उसके अंदर ये मैंने चीजें लिखी हैं अच्छा, अपनी मर्जी से, ठीक है ना। ये खुद से लिखी है ना? खुद से ये मैंने एक सेट ले लिया, आप इनको समझे कि मैंने एक सेट ले लिया, एग्जांपल लिया, अभी क्वेश्चन इनको है, सॉल्व करना है अभी। अभी सॉल्व कर अच्छा लेना सही पड़ेगा, है, फिर ठीक है जी, ठीक ठीक है है। सर, बस यही पूछना था, इसकी समझ नहीं थी आ रही। थैंक यू सर। अब आते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, वो कहता है कहाँ पर इसके, अगर आपने अब देखें, ये लैंग्वेज का नाम है ना पूरा पूरा L6, ठीक है ना। अब हमने इसके ऊपर या तो प्लस लगाना है या स्टैटिक लगाना है, और ये दो ही ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों बाकी के दो नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी के दो में हमें दो लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है, एक L1 और एक L2, मतलब एक कोई एक लैंग्वेज हो सकती है, एक दूसरी कोई लैंग्वेज हो सकती है। इसी तरह फोर्थ ऑपरेशन के लिए भी हमें दो लैंग्वेजेस चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी तक एक लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले दोनों में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जब आपके पास एक लैंग्वेज गिवन हो और आपको कहा जाए कि आपने क्या करना है, जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली एक लैंग्वेज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना। अच्छा, कंपलसरी नहीं है कि आप ये जो दो ऑपरेशन है आप भी ये एक लैंग्वेज के ऊपर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ मजीद रूल्स चाहिए होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इनको समझें। ये एल की पावर में स्टेरिक कब आएगा और एल की पावर में प्लस कब आएगा। अब देखिए ये एक लैंग्वेज है, इसके अंदर एम्प्टी सेट है ना, इसके अंदर एम्प्टी सेट है, तो ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर एम्प्टी सेट होगा, आपने उसके ऊपर हमेशा स्टेरिक लगा देना है। ये स्टेरिक लगा दिया। सर आपने पहले प्लस का नहीं था बोला, जो एम्प्टी सेट होगा उस पे प्लस लगाना है? मैंने बोला था जिसके अंदर एम्प्टी सेट होगा उस जिसमें अगर आपने प्लस लगाना है उसके अंदर एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। अच्छा सही है, इस तो जिसमें एम्प्टी सेट होगा उसमें हिस्टेरिक लगाना है। बिल्कुल और यहाँ पर इसको एम्प्टी सेट नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर इसको एप्सिलॉन कहा जाएगा। सर एप्सिलॉन, ये जो आप लफ्ज बोल रहे हैं ना, इसकी स्पेलिंग लिखिएगा, ये समझ नहीं आ रही इसकी, ओके मैं लिख देता हूँ। इसको क्या कहना है? एप्सिलॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा अक्सर, अगर मैं आप लोगों को इसका निशान दिखाऊं तो ये आप लोगों को ये देखिए, ये निशान है, फाइव भी पढ़ा होगा, एप्सिलॉन भी पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है ना फाइव भी, ये फाइव, ठीक है। फाइव का निशान मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों ने सबसेट और सेट में पढ़ा होगा, याद है कुछ या फाइव के बारे में, जिसको आप किस तरीके से लिखते हो, मैं पेट के ऊपर ड्रा करके बता रहा हूं। ये इस तरह का निशान होता है फाइव, याद होगा आप लोगों को। और एप्सिलॉन होता है ई की तरह का, ई। अच्छा, ये चीजें इक्वल हैं, सारी सारी चीजें ना इक्वल हैं, फाइव एप्सिलॉन ये वो ये सब इक्वल है। अगर आप इसको ध्यान देखिए या फिर गामा या फिर एम्प्टी सेट, ये सारी इक्वल है, सारे बराबर हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें भी माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इनको फोकस करेंगे फिर ये आप सिर्फ। अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई कि स्टेरिक किसके ऊपर लगाना है, प्लस किसके ऊपर लगाना है। सर आपने भी बताया ना कि जिसमें एम्प्टी सेट होगा उसमें स्टैटिक लगाएंगे और जिसमें नहीं होगा उसके साथ प्लस लगाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है ना। अब आते तो हैं जो कि आपने ये सिर्फ प्लस और स्टेरिक का काम नहीं है, बाकी भी चीजें हैं इसके अंदर, वो देखते हैं, चलें अब उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब देखिए आपने ये देखा होगा, मैंने L6 इक्वल है एम्प्टी सेट, और उसके बाद मैंने क्या किया, 11 वन टाइम लिया, फिर 11 टू टाइम लिया, फिर 11 थ्री टाइम लिया, फिर 11 फोर टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 7 टाइम, इसी तरह सो ऑन चलता जा रहा है। ऐसी बात है ना। ठीक है,
अगर ऐसी बात है, आप देखें अगर ये लैंग्वेज ऐसी है जो कि किसी जगह पर खत्म हो रही है तो हम इसको कहेंगे ये फाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये रेगुलर लैंग्वेज तो है लेकिन साथ में फाइनाइट लैंग्वेज भी है। लेकिन अगर ये लैंग्वेज किसी भी जगह पर खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ऐसी बात है ना। आप ये देखिए, ये मैंने क्या लगा दिया, 1 टाइम 11, 2 टाइम 11, 3 टाइम 11, सो ऑन चलता जा रहा है, मुझे पता नहीं ये खत्म कहाँ पर हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। तो आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी हम किसी लैंग्वेज के साथ स्टैटिक इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि उसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन सेकंड के साथ मीट करके आगे बढ़ेगा। जिस तरह मैं बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, इस एग्जांपल करके बताता हूँ। लेट्स सपोज हमने L6 लिया था ना, मैं कहता हूँ L6 इक्वल है। अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, एम्प्टी सेट लिया, उसके बाद हमारे पास पहली चीज क्या थी, 11। अब मैंने आगे बढ़ना है ना, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके आगे बढ़ना है। इन दोनों को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितनी बार मर्जी चाहूँ, इन दोनों को मैंने इकट्ठे करके आगे बढ़ना है। तो अगर आगे मैं आता हूँ तो 11 2 टाइम मैं लिख देता हूँ। अब 11 दो बार हो गया, लेकिन साथ में अगर एम्प्टी सेट लगाऊं, 11 के साथ अगर एम्प्टी सेट को यूनियन किया जाए तो यूनियन और इंटरसेक्शन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली वही आएगा जो पहले है। यूनियन के बारे में पढ़ा हुआ है ना, दो लैंग्वेजेस को या दो सेट का यूनियन लेना, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये आप लोगों ने 6th में 7th में 8th में 9th में 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ 11 और उसके साथ मैं यूनियन कर देता हूँ एम्प्टी सेट को, फिर यूनियन कर देता हूँ 11 को, फिर यूनियन कर देता हूँ 11 को। तो इसका आंसर हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, तो अगर मैं सिर्फ कोई डिनोट करता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास आएगा, ऐसी बात है ना, यही आएगा ना। सॉरी, मैंने इसको एक बार कम कर दिया, ये तो इसका आंसर यही आएगा ना, बताएं जी। ये जो मैंने लिखी है सारी स्टेटमेंट, इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा। ओके, यही होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, वो कहता है कि जब हमने स्टेरिक लगाना होता है तो बेसिकली हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम कॉम्बिनेशन ट्राई करते जाते हैं। पहले एम्प्टी आया, फिर 1 टाइम 11 आया, फिर 2 टाइम 11 आया, फिर 3 टाइम 11 आया, फिर 4 टाइम 11 आया, फिर 5 टाइम 11 आया, और इसी तरह ये सारा सोवान चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक हम खुद इसको स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जब भी हमने किसी भी एलिमेंट के साथ प्लस लगाया या स्टेरिक लगाया, तो प्लस या स्टेरिक का मतलब होगा लूप, मतलब रिपीट होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए, ठीक है ना। अब अगर मैंने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब अगर मैंने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो पहले हमने सबसे पहली जो चीज देखनी है कि वो ये देखनी है क्या इसके अंदर लूप तो नहीं है, क्या इसके अंदर लूप तो नहीं है। आप देखिए, लूप का क्या मतलब होता है, लूप का मतलब होता है सेम चीज रिपीट होते रहना। अब देखिए, पहले फर्स्ट टाइम 11 आया, फिर लूप लगा, सेकंड आइट्रेशन चली, 2 टाइम्स 11 हो गया, फिर थर्ड आइट्रेशन चली, तो 3 टाइम 1 हो गया, और 3 टाइम सॉरी 11 हो गया, फिर फोर्थ आइट्रेशन चली तो 4 टाइम 1 हो गया, सॉरी 11 हो गया, फिर फिफ्थ टाइम लूप चला तो फिफ्थ टाइम 11 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही हो रहा है ना। आपने पढ़ा होगा इफ कंडीशन के अंदर, अगर आपने फॉर लूप पढ़ा है या फॉर ईच पढ़ा है या फिर आपकी आवाज व्हाइल। कट कट के आ, समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। चले मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने अक्सर लूप्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने फॉर लूप के बारे में पढ़ा है, व्हाइल के बारे में पढ़ा है, डू व्हाइल के बारे में पढ़ा है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी लूप चलता है ना, तो लूप चलता है तो वो क्या करता है, पूरी पूरी स्टेटमेंट को रिपीट करता है, ऐसी बात है ना। तो बिल्कुल इसी तरह भी अब ये देखें, स्टेटमेंट इसके अंदर बेसिकली 1 1 थी और एम्प्टी सेट थी, और जब सेकंड टाइम लूप चला तो दोनों को रिपीट। क्या बच्चों? बच्चे आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज।
कि बच्चे मैंने जरा एक चीज दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो जब भी मैं आपको बता रहा था, जब भी किसी लैंग्वेज का अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, उसके अंदर आपने पहली चीज देखनी है कि एम्प्टी सेट है, सॉरी पहली चीज आपने देखनी है कि उसके अंदर लूप है या नहीं है। अगर तो लूप है ना, तो फिर आपने उधर ही चीज समझ जानी है कि या तो उसके अंदर स्टैटिक आएगा या उसके अंदर प्लस आएगा, ठीक है ना। ये इन दोनों को लूप्स कहा जाता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, स्टैटिक को कहा जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी और इसको कहा जाएगा प्लस प्रॉपर्टी। ये दोनों के नाम है, स्टैटिक को क्लोजर प्रॉपर्टी और प्लस को प्लस ऑपरेशन या प्लस प्रॉपर्टी। प्लस ऑपरेशन ही आपने कहना है, प्लस प्रॉपर्टी कहना है, ठीक है ना। बोथ आर द प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड प्लस प्रॉपर्टी। तो जब आपने किसी भी लैंग्वेज को देखना है और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, अगर उसके अंदर स्टैटिक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सॉरी अगर उसके अंदर लूप आ रहा है तो आपने ये बात उसी टाइम समझ जानी है कि या तो इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी या फिर इसके अंदर प्लस प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है ना। अब आपने दूसरी क्या चीज देखनी है कि क्या उसके अंदर कोई एम्प्टी सेट तो नहीं है। अगर एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब क्या है, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी। अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो फिर प्लस प्रॉपर्टी लगेगी। इतना फाइनल हो गया, सबको समझ आ गई। अब आते हैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको बना के दिखाते हैं। ये थी स्टेटमेंट। अब आते हैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए मैंने आर ई, अब आपने सिर्फ एक बात देखनी है। मैंने आपको बताया था कि जो आपने मैंने चीजें आपको बताई थी, सिर्फ उनको फोकस करके जरा सोचिए। तो देखिए क्या इसके अंदर कोई लूप लगा हुआ है किसी चीज का? किसी चीज जी सर, लूप है किसका लूप लगा हुआ है? सर 11 का। 11 का। तो सबसे पहले आप क्या करें, इधर 11 लिखें। इसके अलावा किसी और चीज का लूप? किसी और चीज का लूप लगा आई हुआ है? थिंक 11 ही था बस। 11 और एम्प्टी सेट, सॉरी 11, चलो 11 कर। अच्छा, अब हमने ये 11 एज इट इज लिख दिया। अब हमें पता चल गया कि हमने इसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी है, वो चाहे क्लोजर है चाहे प्लस है। अब हमने देखना है वो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब क्या है, इसके बाहर आके आप इसकी फॉर्म में लिख देंगे स्टैटिक। बस इतना सा रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका, कि वो चीज जो बार बार रिपीट हो रही है वो एक बार आपने लिखनी है और उसके ऊपर स्टैटिक लगा देना है। मतलब आपने पहले वो 1 बाय 1 डिफाइन कर रहा था कि हर बार लूप चल रहा है, तो आप यहाँ पर बेसिकली इनफाइनाइट लूप डिफाइन कर देते हो। असल में एम्प्टी सेट का मतलब होता है इनफाइनाइट लूप, क्योंकि एम्प्टी कहीं पर भी कॉल हो जाए आपको तो नहीं पता वो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। मैं 50 बार 11 लिख देता हूँ और उसके बाद एम्प्टी सेट कॉल कर देता हूँ, तो डेफिनेटली वो 50 टाइम ही रहेगा ना। अगर 60 टाइम कर लेता हूँ तो 60 टाइम हो जाएगा, 70 टाइम कर लूंगा तो 70 टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से इसको इनफाइनाइट लूप कहा जा रहा है। तो इस वजह से जहां पर भी इनफाइनाइट लूप होगा वहां पर आपने स्टैटिक लगाना है, और जहां पर फाइनाइट लूप होगा वहां पर आपने प्लस लगाना है। ये बात ये देखें नीचे, मैंने आपको यहाँ पर ये चीज बताई थी कि ये देखें एम्प्टी आ रहा है और फाइनाइट आ रहा है, सॉरी इनफाइनाइट आ रहा है। तो हमेशा ये बात आपने याद रखनी है, इनफाइनाइट वहां पर ही आएगा जहां पर एम्प्टी होगा। लेकिन ये चलें थोड़ी सी डिटेल है, मैं बाद में क्लियर करूंगा। आप सिर्फ अभी के लिए इतना सोचें कि जो चीज रिपीट हो रही है वो, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देकर आपने उसके ऊपर लगा देनी है। तो ये उसका सिर्फ सिंपल सा रेगुलर एक्सप्रेशन है, आर इक्वल है 11 की पावर स्टैटिक। बस इतना सा समझ आइए, कुछ ये ऊपर से गुजर गया। जी सर, समझ आ गई इसकी। लेकिन ये जो आपने पहले एग्जांपल दी थी सब सेट जिधर लिखा हुआ है, तो उसमें एम्प्टी सेट भी है और ये फाइनाइट भी है, तो इसके साथ हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? और हाँ, लूप भी कोई नहीं है इसमें। बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा। इसको ना ये बेसिकली एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस, समझ आ गई। इनको तो सर हैंडल इस कर, कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसको हैंडल करने के तरीके हैं डिफरेंट। वो हम अगर हम बस थोड़ा सा एडवांस पे चले जाए ना, उस टाइम आपको वो चीज़ें भी समझाना शुरू कर दूँगा। अभी से वो डायरेक्ट उधर जाऊँगा ओके तो सर। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक बार मिक्स हो जाएंगी, जी ओके सर, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह। उनके लिए ये होता है कि मैं बता देता हूँ, चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आपसे अभी बात की सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में, अब हम बात करेंगे ऑपरेशन के बारे में भी। इसके ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। ये प्लस प्रॉपर्टी है, ये स्टैटिक प्रॉपर्टी है, ये प्लस ऑपरेशन है, ये स्टैटिक ऑपरेशन बोथ आर द डिफरेंट चीजें। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि जरा गौर से समझिएगा। प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं और ऑपरेशंस हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं।
ठीक है ना। ये ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज है, नीचे वाले दोनों ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा जाके कि कैसे, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम ना कोई प्लस प्रॉपर्टी की भी एग्जांपल लेते हैं, प्लस प्रॉपर्टी की भी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ L7 इक्वल है 11 इस साइड पे। अब ये देखिए, ये मैंने L7 एक एग्जांपल ले लिया लेट्स सपोज, ठीक है जी। अब इसका आंसर रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग मुझे लिखवाएंगे। हाँ जी, क्या होगा बताएं। बता दो फिर, अगर आप किसी को नहीं पता चल। सबसे पहले देखिए क्या इसके अंदर लूप लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो डेफिनेटली आगे इनफाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब क्या लूप लगा हुआ है, पहले 1 टाइम 11 फिर 2 टाइम फिर 3 टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ही लेंगे। अब देखिए, अब इसके अंदर ये देखिए कि क्या कोई एम्प्टी सेट है या नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं है, तो जब नहीं है तो सिंपल सा ये जाओ और ये प्लस कर लो बस। समझ आ गई। क्लियर है या नहीं क्लियर। नहीं सर, ये वाला क्लियर नहीं है। मैंने सिंपल क्या देखा, पूरी पूरी स्टेटमेंट को रीड किया है। अब देखिए इसके अंदर मैंने कहा था कि जब भी आपने प्रॉपर्टीज लगानी है तो आपने हमेशा सबसे पहली चीज लूप को देखना होगा कि इसके अंदर लूप तो नहीं है। अब इसके अंदर लूप है, अब इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने देखा मेरे पास दो तरह की प्रॉपर्टी है, स्टैटिक और प्लस है। स्टैटिक के लिए एम्प्टी सेट होना कंपलसरी है, प्लस के लिए एम्प्टी सेट होना नहीं होना चाहिए, नॉट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्टी सेट नहीं, तो मैंने बहुत आराम से भाई प्लस लगा। जी सर, ठीक है, आ गया समझ। अच्छा, ये इसकी पावर में आता है, क्योंकि ये मेरे पास पेंट है ना, इसके ऊपर पावर लिखी नहीं जाती, तो इस वजह से मैं पावर लिखता हूँ। अगर आपने पावर को देखना हो तो पावर इस तरीके से लिखी जाती है, ये देखो। समझ आ गई। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट। आपने कहा था कि एम्प्टी या फिर वो जो चीज़ आपने पूछी थी, तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं बेसिकली ऑपरेशंस की तरफ। तो उसकी आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो उसको जरा कंटिन्यू करते हैं, अगर आप लोगों को ये एग्जांपल देता हूँ, ठीक है जी। अब ये उसने एक लैंग्वेज दी है, वो कहता है लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले एम्प्टी सेट है, फिर 0 फिर 1 है, फिर 0 1 है। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज खत्म हो गई, ठीक है ना। अब ना तो इसके अंदर कोई लूप लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर एम्प्टी सेट भी है। तो आपको पता है जब एम्प्टी सेट होता है तो हमने एम्प्टी सेट को मस्ट शो करना होता है, ठीक है ना। तो वो कहता है इसका इस तरीके से बनेगा रेगुलर एक्सप्रेशन की, सबसे पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब लूप चलता है तो लूप हमेशा कम्बिनेशन को लेके चल रहा होता है, लूप हमेशा कॉम्बिनेशंस को लेके चल रहा होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझाता हूँ थोड़ी सी, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत कट कट के आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही आप क्या है कह ना। रहे हैं। अच्छा, अब उसी एग्जाम्पल को मैं सेम कॉपी करके लेता हूँ।
इसको मैं दे देता हूँ नाम 10। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, हमेशा एक चीज़ फाइंड करनी होती है कि इसके अंदर ये लूप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले देखिए क्या इसके अंदर लूप लगा हुआ है, बताएं मुझे, क्या इसके अंदर। कि बच्चे मैं ना जरा ट्राई करता हूँ। बच्चे मुझे ये बताएं कि ये जो आपके सामने L10 की लैंग्वेज लिखी है, एम्प्टी है, 0 है, 1 है, 0 1 है, क्या इसके अंदर कोई लूप लगा हुआ है? मुझे सब बताएंगे, कोई एक बता दें। क्या इसके अंदर कोई लूप लगा हुआ है? मैंने ये पूछा है, ये जो मैंने L10 लिखी है, लैंग्वेज L10 आपके साथ सामने लिखी है, ये अगर आपको नजर आ रही होगी, ये कर्सर नजर आ रहा होगा। चलो मैंने इसका कलर इसका ना कलर अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये कर देता हूँ मैं, ये भी नहीं, रेड कलर। ये जो रेड कलर का मैंने मार्क किया हुआ एक लैंग्वेज लिखी हमला है माइक ऑफ करो अपना। L10, क्या इसके अंदर कोई लूप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, मुझे ये बताओ। किधर लगा हुआ है बच्चे? अच्छा, ये कोई और बताएगा? सब बच्चा कह रहे हैं कि लूप लगा हुआ है, कोई और बताएगा कि इसके अंदर लूप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? आमना बच्चे आप बताओ। सर नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ इसमें लूप। अच्छा, आप ना जरा सबा को बताओ कि कैसे आपको पता चला कि नहीं लगा हुआ लूप। सर क्योंकि जो फर्स्ट था उसमें रिपीटिंग 11 ही बार बार रिपीट हो रहा था, और इसमें अगर देखा जाए तो 0 1 है सही है, लेकिन 0 1 अलग अलग रिपीट नहीं हो रहा, 0 1 इकट्ठा एक पेयर बन के रिपीट हो रहा था, इसलिए ये लूप तो ना हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई एक इनफाइनाइट सेट लेंगे तो इनफाइनाइट सेट के अंदर हमेशा लूप लगा होता है, ठीक है ना। ये देखें जिस तरह ऊपर ये डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर लूप है। देखिए ये फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, ये फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट के अंदर लूप लगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फाइनाइट सेट के अंदर हमने सिर्फ ये देखना होता है कि लूप फाइनाइट है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास लूप दो तरह के होते हैं ना, एक हो सकता है मैं 10 तक लूप लगा दूँ, एक हो सकता है मैं जो है ना वो 100 टाइम लूप लगा दूँ, एक जो हो सकता है मैं लूप लगाऊँ लेकिन सिर्फ एक बार, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर लूप लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, ये हमने देखना होता है। तो चूंकि ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, इसके अंदर लूप नहीं लगा हुआ, ये आप लोगों को चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब जब लूप नहीं सर एक लगा, मिनट, एक बात क्लियर कर दें, जी जी, जो फाइनाइट सेट होता है उसके अंदर लूप नहीं लगा होता। फाइनाइट सेट के अंदर लूप लगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन की। अगर मैं सिर्फ सर किस कंडीशन में लूप जो है वो लगा हुआ हो सकता है? इसके
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर रहा था, सॉरी, कि अब देखिए ये हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिकली इसके अंदर लूप नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। अब लूप के अंदर, इसके अंदर लूप नहीं लगा हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें आप देखें जहाँ पर हमारे पास लूप नहीं ना लगा होता, इसका मतलब है क्या है, वहाँ पर हम ना तो प्लस प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना फिर स्टैटिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हमें डिफरेंट ऑपरेशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वहाँ पर हमें डिफरेंट ऑपरेशंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन वो ऑपरेशंस जो होते हैं वो बेसिकली एक ही लैंग्वेज को टू के ऊपर डिवाइड करके होते हैं। एक ही लैंग्वेज को हम दो के ऊपर डिवाइड करते हैं और देन हम ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ। आर ई ऑफ 10 इक्वल है ब्रैकेट एप्सिलॉन एप्सिलॉन प्लस 0 एप्सिलॉन प्लस 1। अब इसका क्या मतलब है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक बार एप्सिलॉन को लिखो। अच्छा, ये जो प्लस होगा ना, प्लस ऑपरेशन का मतलब होगा आर कंडीशन। आर आप लोगों ने पढ़ी होगी, एंड और आर आप लोगों ने दो हमेशा गेट्स पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स। आप लोगों को पता होगा कि एंड का क्या मतलब होता है, आर का क्या मतलब होता है। एंड का मतलब होता है वन एंड टू, मतलब दोनों चीजें, 0 एंड 1 दोनों, ठीक है। लेकिन और ऑपरेशन का मतलब होता है यहाँ 0 या 1, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पर भी हमारे पास यही कंडीशन होगी, वो कहता है कि एम्प्टी ले लो या फिर 0 ले लो, कोई एक ले लो, इन दोनों में से कोई एक लेना है। और एम्प्टी ले लो या 1 ले लो, इन दोनों में से कोई एक लेना है। अगर मैं दोनों से एम्प्टी ले लूं, एम्प्टी यहाँ पर, अच्छा ये जो, अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब हमने इसके अंदर प्लस लगाना होता है तो हम प्लस को राइट करते हैं, लेकिन जब हमने स्टेरिक लगाना होता है, एक मिनट नूर बच्ची, लेकिन जब हमने स्टेरिक लगाना होता है तो हम मोस्टली स्टेरिक नहीं लगाते, क्योंकि स्टेरिक बेसिकली आता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है ना, एंड ऑपरेशन के अंदर आ जाता है। तो एंड में चूंकि दोनों चीजें कंपलसरी होती हैं, तो इस वजह से हम अगर 1 1 लिख दें या 1 और एंड 1 लिख दें तो बोथ आर द सेम। 1 1 लिख दें या 1 एंड 1 लिख दें, बोथ आर द सेम, क्योंकि इसका मतलब क्या है 1 एंड 1, तो 1 1 लिख दूंगा, उसका भी मतलब क्या है 1 एंड 1, ठीक है। हाँ जी बच्चे, नूर बच्चे आप पूछो। सर वो गलती से लग गया था हाथ। अच्छा, तो ये देखें, सबसे पहले हमने अब देखें, अब मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जो कि ऊपर वाले सारे सारे एलिमेंट्स को रीड कर रही हो। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, एम्प्टी, लेकिन एम्प्टी तो है, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई लूप है ना कुछ है, तो इसका मतलब क्या है, ना स्टैटिक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना प्लस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन हमने एम्प्टी को तो शो करना है, तो हम डायरेक्ट इसको एम्प्टी लिख देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास 0, तो 0 लिख दिया। फिर मैंने कहा कि अब ये भी तो हो सकता है, अब मैं अगर इसके ना आप सिर्फ सिंपल सेट्स जनरेट करें तो आपके पास क्या क्या हो सकता है, आपके पास क्या क्या कंडीशन आ सकती है, आपके पास एम्प्टी कंडीशन आ सकती है, आपके पास ये सिंगल रीड किया जा सकता है एलिमेंट, आपके पास 0 रीड किया जा सकता है, आपके पास 1 रीड किया जा सकता है, आपके पास 0 1 रीड किया जा सकता है। अगर मैंने एम्प्टी रीड करना हो तो सिर्फ इसको रीड करूं और यहाँ से भी एम्प्टी ले लूं और यहाँ से भी एम्प्टी ले लूं, और एम्प्टी क्या हुआ, सिंपल एम्प्टी, ये रीड हो गया। उसके बाद अगर मैं सिर्फ 0 रीड करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, इधर से 0 रीड किया, इधर से एम्प्टी रीड कर लिया, तो 0 और एम्प्टी 0 हो गया, वेल एंड गुड। और उसके बाद अगर हमने 1 रीड करना हो तो इधर से एम्प्टी रीड किया, इधर से 1 रीड किया, 0 एम्प्टी और 1 रीड हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने 0 1 रीड करना है तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो मैंने ये चारों के चारों एलिमेंट रीड कर लिए। इसके अलावा आप ट्राई करके देख लें और जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना के देख लें, बनेंगे ही। अब 1 0 लिख के देखें, नहीं बनेगा, क्योंकि पहले 0 आ रहा है बाद में 1 आ रहा है। समझ आइए कुछ। आपने क्या करना होता है, बेसिकली जो लैंग्वेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आपने उन सबको 1 बाय 1 रीड करवाना होता है। तो आप रीड करके देख लें, 1 बाय 1 सारे के सारे रीड हो रहे हैं। अगर रीड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है, अगर रीड नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को ना ये वेबसाइट का लिंक सेंड कर रहा हूँ सबको, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप कहते हो तो मैं सेंड कर देता हूँ। यहाँ से आपने सारे के सारे ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपने कल तक, सॉरी आज शाम को मैं आप लोगों की मेकअप क्लास रख रहा हूँ 5 बजे, ठीक है बच्चे। मैं आज ना शाम को आपकी 5 बजे की मेकअप क्लास रख रहा हूँ, क्योंकि सर जी जी 4:30 से 5:30 रख ले तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? 4 से 5:30 आज हमने बच्चे, असल में ना मेरी यूओजी में क्लास होती है 4:30 बजे को खत्म होती है, तो मुझे 5 7 मिनट चाहिए होते एक्स्ट्रा उधर से ऑफ करके इधर आने तक।
चलो ठीक है। चलें 4:35 पे कर लें, 4:35 से लेकर 5:35। जी सही हो गया, ठीक है, जज़ाकल्लाह। क्योंकि मैंने ना कल क्लास आप लोगों की नहीं लेनी, तो वो कल वाली क्लास में आज ले लूँ, ठीक है। ओके सर। चलें जी, ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।